The first step in your UPSC journey is understanding the syllabus. Hi everyone, myself Puneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स ऑप्शनल का सिलेबस। अब बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस एक बार यूपीएससी कॉमर्स का पैटर्न समझ लेते हैं। तो बेसिकली कॉमर्स के अंदर अगर आप कॉमर्स ऑप्शनल चूज करते हो तो आपको देने होंगे दो पेपर, एक है पेपर 1 एंड एक है हमारे पास पेपर 2। और दोनों ही पेपर के अंदर दो दो सेक्शंस मिलेंगे आपको, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। देखो जो पेपर 1 होगा उसके सेक्शन ए के अंदर हमसे पूछे जाते हैं 4 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हमारे पूछे जाते हैं पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर। सिमिलरली सेक्शन बी के अंदर हमसे पूछा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सेकंड सब्जेक्ट जो पूछा जाता है दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। राइट। पेपर 2 के अंदर हम बात कर लें तो पेपर 2 के अंदर सेक्शन ए के अंदर है हमारे पास दो सब्जेक्ट दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, एंड सेक्शन बी के अंदर भी दो सब्जेक्ट्स दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो बेसिकली कॉमर्स ऑप्शनल के अंदर आपको टोटल 10 सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे। राइट। अगर मैं एग्जाम की बात कर लूं, मार्क्स की बात कर लूं, देखो दोनों ही के अंदर अगर मैं पेपर 1 की बात करूं चाहे और या फिर पेपर 2 की बात करूं, जैसे मैंने बताया सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए के अंदर टोटल होंगे 4 क्वेश्चंस एंड सिमिलरली सेक्शन बी के अंदर भी होंगे आपके पास 4 क्वेश्चंस। ठीक है। अब आपको 8 के 8 क्वेश्चंस नहीं करने। सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपका कंपलसरी होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दीज आर द कंपलसरी क्वेश्चंस, ये आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ये 10-10 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, सब पार्ट्स वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। बचे हुए 3 क्वेश्चंस में से आपको एक करना कंपलसरी होता है एंड सिमिलरली इधर भी बचे हुए 3 में से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। तो टोटल आपने यहां पे 4 क्वेश्चंस कर लिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, फिर इन 3 में से एक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी, फिर इन 3 में से एक। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए उसमें से एक और आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो बेसिकली टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली जो आपका एग्जाम हो गया वो हो गया 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का पेपर 1 एंड 250 मार्क्स का पेपर 2। ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न होता है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का, जिसके अंदर आपके पास दो पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड उसी के अंदर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर 1 का। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होगा? जो आपका बेसिक्स हो गए दैट इज अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर इंपैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस, फिर आता है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमें सारे नहीं करने, हमारे पास जो एग्जाम में मेंशन है, सिलेबस में मेंशन है उसको ही करना है। दैट इज अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरीज, आर&डी, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, फिक्स्ड एसेट्स, कंटिजेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, कैश फ्लो एंड ईपीएस। हमें सिर्फ ये 7 to 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो सिलेबस में मेंशन है उन्हें कवर करना है। और याद रखना अब हमारे पास दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, एक तो जो पुराने वाले एएस हो गए और एक जो नए वाले इंडियस। दोनों को ही आपको कवर करना है, चाहे सिलेबस में लिखा नहीं हुआ, मेंशन नहीं है, दोनों को ही आपको कवर करना है, चाहे वो इंडियस हो चाहे एएस हो। और साथ साथ याद रखना जनरली अब तक क्या देखा गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमारा एक 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करना है। फिर आता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस एंड बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन जो क्लास हम 11th-12th में करके आए हैं, सेम लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इस साल भी एग्जाम में आया। मतलब मैं मानता हूं ये आपके लिए एडवांटेज हो जाता है कि जो आप 11th-12th में करके आए, सेम लेवल का जो आप इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ के आए उसका क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। फिर बोनस शेयर्स और राइट शेयर जनरली इसके थ्योरी क्वेश्चंस देखे गए हैं,
फिर उसके बाद आता है ईसोप बायबैक, इसके भी जनरली थ्योरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंस अकाउंट, इधर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह क्रिएट करना। और उसके बाद आता है अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस की बात। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक आ गए? नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, फिर कंसेप्ट रिलेटेड टू इनकम मेजरमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, और उसमें मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हो गया, फिर जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एबीसी, वॉल्यूम सीबीपी एनालिसिस हो गया, इंक्रीमेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल आ जाएगा, बजटिंग आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस और इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसमें से। तो जैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग, एक मिथ रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि सर ये हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, तो इधर से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी में क्या होता है, जितनी इंपॉर्टेंस इन तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स की होगी, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी थ्योरी की भी होगी। मतलब यूपीएससी आपको न्यूमेरिकल्स के साथ साथ, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको थ्योरी भी 101% पूछने वाला है। ठीक, फिर आता है हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज टैक्सेशन। याद रखना, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं पेपर 1 के सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। तो टैक्सेशन में हमारे पास आ गया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बेसिक्स आ गए। अब इधर एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो हमारी सारी कॉम्पिटिशन होंगी वो होंगी इंडिविजुअल के लिए, चाहे हम इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें, सारी की सारी फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू हमें कवर करनी है। फिर आता है हमारे पास सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, और फिर आ जाते हैं हमारे पास वैट एंड सर्विस टैक्स। हाँ, कभी कभार अभी तक पूछे तो नहीं गया, लेकिन जीएसटी से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस आ जाते हैं। ठीक, क्योंकि वैट अब हट चुका है, मेजरली जो जीएसटी चल रहा है, अभी तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, और यहां से आपका एक थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और फिर आता है हमारे पास ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर हमारे पास कंपनी ऑडिट हो जाता है, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिलेटेड डिविजिबल प्रॉफिट, डिविडेंड, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, टैक्स ऑडिट, ऑडिट ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनपीओ एंड चैरिटेबल सोसाइटीज। इधर से जनरली दो क्वेश्चंस मैंने देखे गए हैं कि एक तो हमारा फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें एक 10 मार्कर होता है, और एक क्वेश्चन मेरे को जनरली ऑडिटिंग का और दिख जाता है बी बाकी पार्ट्स में। ठीक है, ये हमारा जो सिलेबस है, 4 सब्जेक्ट्स, ये हो गए हमारा पेपर 1 सेक्शन ए के अंदर पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी में जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एफएमआई कवर होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वही सबसे पहले पहले आपको बेसिक्स पूछे जाएंगे, बेसिक्स से भी प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। उसके बाद जो हमारे 3 फाइनेंसिंग डिसीजंस है मेजर वाले, कौन कौन से होते हैं? एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर आता है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, देखो उसके जो टॉपिक्स हो गए हमारे, ये कैपिटल बजटिंग हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल डिसीजन। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्वेश्चन। फिर आता है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, नेट इनकम अप्रोचेस, सारी थ्योरीज कवर होंगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एमएम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, बेसिकली पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन कवर होता है। सिमिलरली कैपिटल बजटिंग की भी बात करूं तो उसमें प्रॉपरली सारा कवर होगा। हमारे पास रिस्क एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस हो गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर हो गया, सीएपीएम मॉडल कवर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे लिवरेजेस कवर होंगे, और फिर थर्ड डिसीजन जो हमारा आता है वो आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर भी जितनी भी थ्योरीज हैं आपके पास, वॉल्टर मॉडल, एमएम थीसिस, गॉर्डन मॉडल, ये सारी की सारी कवर होंगी। ठीक, फिर उसके बाद बात कर लें, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी के अंदर जो एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग विद फोकस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ठीक, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यही होगा, आपसे थ्योरीज के साथ साथ आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। जब आप पढ़ रहे हो आपको ध्यान रखना है, जितना आप थ्योरी पे फोकस कर रहे हो उतना ही आप न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करोगे। देखो न्यूमेरिकल का एडवांटेज क्या होता है हमारे पास, न्यूमेरिकल का ये एडवांटेज होता है कि अगर मेरा क्वेश्चन और अमाउंट सही आ रही है तो एग्जामिनर के पास कम अपॉर्चुनिटी होगी मार्क्स डिडक्ट करने की।
जनरली थ्योरी में क्या होगा, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं रीजन आ जाता है मार्क्स डिडक्ट का, बट न्यूमेरिकल में आंसर सही आ रहा है, वो सब कुछ सही होगा, तो जो डिडक्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, बट मेक श्योर कि आपके जो न्यूमेरिकल है उसका आंसर राइट आना चाहिए, क्योंकि रीजन भी मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स की, जब मैं इवैल्यूएशन कर रहा होता हूं, कि उन्होंने पूरे पूरे न्यूमेरिकल्स ही एक छोटी गलती के कारण गलत करे होते हैं, तो वहां पूरे के पूरे मार्क्स भी चले जाते हैं। मतलब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। ठीक, फिर लास्ट में हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस में क्या आ गया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक्स एंड रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, जो करंट से रिलेटेड आप पढ़ रहे हो, बैंकिंग से रिलेटेड रिफॉर्म्स, वो सारे आप इधर आंसर्स में अपने मेंशन कर सकते हो। फिर आ जाता है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई एज अ रेगुलेटर। फिर आ जाता है हमारे पास कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट दोनों कवर होंगे, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इनोवेटिव डेंट इंस्ट्रूमेंट्स, सेबी एज अ रेगुलेटर, मतलब जो रेगुलेटर्स हो गए सारे कवर्ड होंगे, आरबीआई, सेबी हो गया, फिर उसके बाद आईआरडीआई हो गया। ठीक है, फिर फाइनेंशियल सर्विस में म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इंश्योरेंस एंड आईआरडीए। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल से भी बहुत बार, मतलब ये टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स हैं, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसके। ये था आपका पेपर 1 का सिलेबस। अब एक कॉमन क्वेरी होती है स्टूडेंट्स की कि सर कौन सी बुक्स रेफर करें। जनरली जो आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स, सीए में अगर बुक्स पढ़ रहे हो, तो आप उसको इजीली उन बुक्स को यहां पे रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए रिकॉल करना आसान होगा, राइट। तो उन बुक्स को रेफर करो, नहीं या कोई बिल्कुल ऑथर की जानने की जरूरत नहीं है। जिधर से आप अपनी ग्रेजुएशन पढ़ा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, या आपने अगर आपने सीए कर रखी है, तो सीए में जो बुक्स आपने रेफर करी थी, उन बुक्स को आप पेपर 1 के लिए रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।